कैसे हैं आप लोग? आज का नया दिन, नया अखबार द हिंदू, नई खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है। तो आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आएगा क्योंकि आज संडे है। तो आज हम बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ देख लेते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जो मद्रास हाई कोर्ट और जजेस थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था। उसी के बारे में न्यूज़ है, उतनी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ये सब ऑक्सीजन और कोरोना वायरस की न्यूज़ है, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसे स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 1,41,00,000 करोड़ की एक नई हाई रिकॉर्ड हुई है। और जो लास्ट मंथ थी 1.24 लाख करोड़ की थी, यानी कि वो भी हाईएस्ट थी और उस हाईएस्ट को ये नए हाई रिकॉर्ड ने तोड़ के एक नया हाई रिकॉर्ड बना दिया है। जिससे तो अगली इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस वापस से ग्रो करने लगे हैं, इसका यही मतलब है। और नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने जो पंचायत पोल की काउंटिंग थी उसे रोकने से मना कर दिया है और इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो ऐश्वर्या भाटी हैं। इसमें नेक्स्ट चीज़ इसमें उसने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए पोलिंग पे, मतलब जो काउंटिंग पोल्स है वहाँ पे, और उसे प्रिजर्व करना चाहिए फर्दर के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीन 18+ के लिए शुरू हो गई हैं वहाँ पे। और दिल्ली में मई 10 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और अगले पेज पे है कि ऑक्सीजन ये सब गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है। 5 पेशेंट्स की डेथ हो गई है और वैक्सीनेशन फिर शुरू होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, रेमडेसिविर के फेक इंजेक्शंस, 2 अरेस्ट हो गए। ये सब करंट अफेयर्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं, रिलेवेंट है ज़्यादा। कोविड-19 की नई रिपोर्ट आएगी, हम उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेट मी स्किप दैट। बीच के पेजेस पे एडवर्टीजमेंट्स थे, पेज नंबर 5 पे आते हैं। तो जो तेलंगाना एक पॉलिटिकल आर्टिकल है उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए एमएलए एमएलसी में डिफरेंस क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कोरोना वायरस के केस सर्ज हैं और कस्टडी में ले लिया गया है टीडीपी लीडर को, फॉर्मर एमएलए भी हैं वो। खैर, तो रिलेवेंट हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है 17 जर्नलिस्ट की डेथ हो गई है। एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से अब तक 100 मोर देन 100 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है। तो ज़रा आप ध्यान रखिए। और अनप्रेसिडेंट केस लोड इन पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 37 डेथ्स हो चुकी हैं। तो कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। तो आगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे ये है कि एक टीचर डिसमिस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए पढ़ा रहे हुए टीचर, मतलब एक सरकारी ऑफिशियल उनको डिसमिस कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 311। आप ये बताइए कि 311 क्या है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो तहरीक हुर्रियत के साथ उनके कुछ लिंक्स थे, जो कि तहरीक हुर्रियत एक्चुअली एक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कश्मीर सेपरेटिस्ट कश्मीर की मांग करती है और इसमें 26 पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े हुए थे। अब अभी के बारे में इसमें टेररिस्ट लिंक्स मिलते हैं। एनआईए कुछ लोगों को अरेस्ट करती रहती है, आपको अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट है एक टर्म है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आपको बताना चाहिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, क्या वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में एप्लीकेबल है, क्या वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। और आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग वेस्ट बंगाल में शुरू हो चुकी है। 14 डाई। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल फायर
ये हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फायर हो रही है, मतलब आग लग रही है, हर रोज़ हर दूसरे दिन एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है। यहाँ पे फिर जीएसटी के बारे में वही दिया गया है। समर वैकेशन 4 दिन पहले हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। और एसडीएफआर जो है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड, ये किसके द्वारा हेड की जाती है? ये की जाती है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हेड। और कब से ये चल रहा है, यानी कब इसको लाया गया था, फाउंड किया गया था, आप कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में उतना इम्पोर्टेंट कुछ डेटा नहीं है, बस दिखाया गया है कि कितना डेटा इनटू से कितना फंड इस साल रिलीज़ किया गया है और कितना फंड पिछले साल रिलीज़ किया जाता था। आमतौर पे जून में किया जाता था, इस बार मई में ही कर दिया गया है। और यहाँ पे एक आर्टिकल है, थोड़ा सा रिलेवेंट है, हम सब समझते हैं। डैनियल स्मिथ जो है डैनियल स्मिथ जो है वो इंडिया के एनवॉय हैं, मतलब नए, जो एक फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। तो ये इनको, मतलब आई मीन टू से, ये अनाउंसमेंट तभी आई जब जिस दिन जो ट्रैवल बैन्स लगे और हाल ही में $100 मिलियन का असिस्टेंट भी अनाउंस किया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। आपको पता होगा माइक पोम्पियो के बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहते थे, काफ़ी चर्चा में रहते थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये माइक पोम्पियो। अब एंटोनी ब्लिंकन है, जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं। और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंडिया पे लगा चुका है यूएस। और यूएस ने P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन गवर्नमेंट को बेचने की क्लियरेंस दे दी है। और इसके बारे में भी जब खरीदा बेचा जाएगा, अभी तो प्रपोजल को क्लियरेंस मिली है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से सेम न्यूज़ है। सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है एक वही फार्मूला। हाल ही में आपने सुना होगा कि सीबीएसई ने 10th क्लास के बच्चों को ऐसे ही, मतलब इंटरनल असेसमेंट के द्वारा पास करने का अनाउंसमेंट किया था। तो वो कैसे पास किया जाएगा? 80 और 20 मार्क्स में डिविजन्स होंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस पे कैलकुलेशन होगा। जो इस स्कूल में टेस्ट लिए गए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, उनके आधार पे एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 40 मार्क्स प्री बोर्ड पे, 30 मार्क्स हाफ ईयरली पे, 10 नंबर टेस्ट या यूनिट टेस्ट पे, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे। तो इस तरह से 100 नंबर उनको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास के एग्जामिनेशन अभी हटाए नहीं गए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं। ये मोदी गवर्नमेंट फेल टू टैकल पेंडेमिक, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। एनवॉय नेशनल पॉलिसी ऑन कोविड-19 सोनिया हेल्प, सेवरल कंट्रीज हेल्प कर रही हैं नेवी। और ये जो शिपमेंट है, दिखाया जा रहा है कि 120 कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूएस से आ रहा है। अगला आर्टिकल यहाँ पे रेमडेसिविर एलोकेशन है। मतलब कोरोना वायरस के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट से, दिल्ली के लिए। तो क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जो एलोकेशन है वो प्रॉपर हुआ नहीं है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट। और जो भी एलोकेशन हुआ है 490 मेट्रिक टन्स का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसी की वजह से हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करिए, या फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। अगला आर्टिकल है जीएसटी है, जो ऑक्सीजन की इंपोर्ट पे लगाई जाती थी 28% से अब 12% पे आ गई है ओवरसीज़ प्रोडक्ट के लिए। और इसमें वही बताया गया है, और उतना कुछ खास डेटा नहीं है, बस जीएसटी घटा दी गई है। और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर आरजेडी एमपी शहाबुद्दीन डेड, इनकी मौत हो गई कल कोरोना वायरस की वजह से। ये 10 या 15 दिन से हॉस्पिटल में भी थे। तो आगे बढ़ते हैं। सीईसी मूव्स, ये वही आर्टिकल है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं मद्रास हाई कोर्ट के कमेंट पे कि आपकी वजह से सर्ज हुआ है। डीआरडीओ जो है दिल्ली में 4 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल बैन्स लगा दिए हैं अपने ही सिटीजन्स पे, मतलब बाहरी सिटीजन्स पे तो ऑलरेडी ट्रैवल बैन्स लगे हुए हैं, और जो अपने सिटीजन्स हैं उन पे भी ट्रैवल बैन लगा दिया है, जो कि इंडिया से लौटेंगे। अगर वो इंडिया से लौटेंगे तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी $66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, या फिर 5 साल की जेल, या फिर दोनों।
और अभी आपको यहाँ यहाँ डेटा एक दिया हुआ है कि 9,000 ऑस्ट्रेलियंस अभी भारत में हैं, जिसमें से 6,000 वल्नरेबल भी हैं। वल्नरेबल यानी कि बहुत ज़्यादा उन पर रिस्क है कि वो उनको कोरोना वायरस होगा ही। तो बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 का मेंशन है, ये ऑस्ट्रेलिया में बायोसिक्योरिटी एक्ट 2015 की बात हो रही है। तो आप इसके बारे में बताइए ये क्या कहता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो पेनल्टी और फाइन्स है इसको डिसाइड किया गया है। तो आप इसे पढ़ लीजिए। और यूएस रेस्ट्रिक्ट्स ट्रैवल बैन परमिटेड, यूएस ने ट्रैवल बैन लगा दिया है। हालांकि ये तो कल की ही न्यूज़ है, हालांकि इस पे अपडेट्स आ रहे हैं बार बार, तो हो सकता है कुछ और अपडेट्स आएँ ट्रैवल बैन्स के लेके। और यूपी पंचायत पोल्स लेड टू डेथ्स, कांग्रेस। ओके, पॉलिटिकल आर्टिकल कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ। 700 टीचर्स डाइड हुए हैं, 700 टीचर्स की डेथ हो गई है। ओके, इट्स अ सीरियस थिंग ब्रो। 700 टीचर्स, 700 इज अ बिग नंबर। खैर, हम अपने आगे अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। हम खुद को बचा सकते हैं, समाज को तो बाद में बचाएंगे। और महाराष्ट्र रिकॉर्ड्स मोस्ट डेथ कोरोना वायरस। स्पुतनिक 5 जो है वो 1.5 लाख डोजेस स्पुतनिक 5 के इंडिया आ गए हैं। और मैन हु एड्स पेशेंट, एक आदमी था जो जौनपुर का आदमी था, वो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स अरेंज कर रहा था, बेड्स अरेंज कर रहा था। उसके खिलाफ एक केस हो गया है और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है, ये कहते हुए कि वो जो है ये अनसेफ मैनर में कर रहा था, विदाउट सैनिटाइजेशन और मेडिकल प्रिकॉशंस के, यानी मेडिकल प्रिकॉशंस लिए बिना, सैनिटाइजेशन के बिना अनसेफ मैनर में भी कर रहा था, तो वॉयलेटिंग द कोविड सेफ्टी नॉर्म्स। तो खैर, अच्छे काम के भी परिणाम हो सकते हैं। तो हालांकि जब बेड्स हैं नहीं तो वो अरेंज कहाँ से कर रहा है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लान्स टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन अब्रोड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाहर वैक्सीन बनाएगी। ओके, कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनिका ने मिल के बनाया है। एस्ट्राजेनिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर 150 वेंटिलेटर उनको मिल गया है, बहुत बढ़िया। और ये एक ट्रस्ट है जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। हम आगे बढ़ते हैं, आपसे उतना रिलेवेंट नहीं है। और ये आर्टिकल जो है यूएस के विड्रॉल के, मतलब जो ट्रूप्स विड्रॉल कर रहा है अफ़गानिस्तान से, उसके बारे में है। उसमें ये वही चीज़ें हैं जो पहले दी जा चुकी हैं और उसमें इतना खास कुछ है नहीं उसके बारे में। एक्चुअली मेंशन किया गया है 9/11 टेररिज्म, अलकायदा और नेवी के बारे में बिन लादेन के बारे में, वगैरह 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 वगैरह। आप इतने पढ़ सकते हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट भी है, और इसमें कुछ खास डेटा नहीं दिया हुआ, ये पहले आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यूएस इन्वॉय वॉन्स क्राइसिस अबाउट, ये जो एक यूएस इन्वॉय है, यूएन के इन्वॉय हैं, सॉरी, म्यांमार के लिए स्पेशल इन्वॉय हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हालात रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल्ट लग जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ बन सकती हैं। और जो मिलिट्री टेक ओवर है, मिलिट्री ने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को हटा के, तो कौन वहाँ पे जीता था? आंग सान सू की। ये एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं और इनकी एज है 75, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, अपने काम के लिए प्रसिद्ध भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और 759 प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, 3400 लोगों को डिटेन किया जा चुका है, यानी जेल में है वो। और जितने भी लीडर्स थे, डेमोक्रेटिक लीडर्स, सब डिटेन्ड हैं। ये आंग सान सू की भी डिटेन्ड है। तो मिलिट्री म्यांमार में बहुत ज़्यादा कहर ही ढा रही है। तो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इनके प्रेसिडेंट्स कौन हैं? और किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में जो सीज़ फायर हो गया है अब, मतलब जो क्लैशेस चल रहे थे वो एक सीज़ फायर, मतलब सीज़ कर दिया गया है, जो फायरिंग्स हो रही थी। और दोनों कंट्रीज़ ने ये अग्री कर लिया है एक दूसरे के साथ कि जो बहुत दिनों से डेथ्स हो रहे थे सोल्जर्स के, अभी तक डेथ जो है वो किर्गिस्तान के सोल्जर्स 34 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं,
और तजिकिस्तान के कितने सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ। तो इसमें रशिया भी इंटरवीन कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 2 प्रेसिडेंट्स स्पोक बाय टेलीफोन। आप बताइए कि 2 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो कौन कौन है? किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट, तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोग्रेस नोटेड। अगला आर्टिकल है ये ईरान डील को लेके। चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इनके हाई डिप्लोमेट्स मिलके और यूएस को ईरान न्यूक्लियर डील में कुछ ऐसा चल रहा है ना, ईरान न्यूक्लियर डील, यूएस उसको सपोर्ट करने वाला है लेकिन ये अपोज कर रहे हैं। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल ने यूज़ किया है, तो ये क्या है आप इसे पता करिए। और वियना टॉक्स क्या है? वियना टॉक्स का मेंशन है, आप इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, वियना टॉक्स भी और जो ईरान न्यूक्लियर डील एक ही चीज़ है। आप इसके बारे में पढ़िए, ये बहुत ही ज़्यादा दिनों से चल रहा है। यूएस, ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर पावर्स को बढ़ा रहा है, जो कि बाकी देशों के लिए सही नहीं है, मतलब उनके हिसाब से एक्चुअली। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पाकिस्तान ने जो फ़्लाइट्स हैं लिमिट कर दी हैं, और WHO ने इमरजेंसी यूज़ के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन को अलाउ कर दिया है। और 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान में, काफ़ी ख़राब है। 2011 में इस आर्टिकल में मेंशन है कि 2011 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें 18,000 लोग मारे गए थे। तो ठीक है, काफ़ी बुरी चीज़। और पेंटागन चीफ कॉल्स, इसमें इन्होंने अपने स्पीच दी है, स्पीच के बारे में मेंशन किया हुआ, कुछ डेटा नहीं है। यूएस मिलिट्री के बारे में बताया है इन्होंने कि यूएस मिलिट्री कुछ ओवर हाइप्ड है और थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है, और ऐसा नहीं यूएस मिलिट्री को सोचना चाहिए कि बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है, उनको भी कोई पीछे कर सकता है। और पेंटागन के चीफ है ये लॉर्ड ऑस्टिन, उन्होंने स्पीच दी, उतना रिलेवेंट तो मुझे नहीं लगा। और नॉर्थ कोरिया बिडेन जो है, ये तो होता ही रहता है, वो तो अपने हिसाब से देश चला रहा है, देश चला रहे हैं, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। और वैक्सीन शॉर्टेज विल अफेक्ट ऑल एलिजिबल ग्रुप्स। तो वैक्सीन की शॉर्टेज के बारे में आप मेंशन किया गया है कि इस स्टेट के पास कितनी डोजेज़ हैं, कितने % वैक्सीनेशन हो चुके हैं, कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, क्या प्रायोरिटीज़ नहीं है, किसे स्किप कर रहे हैं, किसे स्किप नहीं कर रहे हैं। एलिजिबल ग्रुप से इनका मतलब ये है कि जिनको भी गवर्नमेंट एलिजिबल मानती है, यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से, तो उन सबको अफेक्ट करेगा। और रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं पर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ये तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास स्लॉट्स नहीं है, एक्चुअली डोसेज ही नहीं है, तो वो स्लॉट्स कहाँ से देंगे। और हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि जो एक्सिस है, मतलब अर्थ जिस एक्सिस पर टिका हुआ है, हल्का सा और झुक गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वगैरह वगैरह, रीजंस बहुत सारे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक स्नेक के बारे में है, उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। और कोविड कनेक्शन विद प्रिमिटिव केवमैन, ये DNA स्टडी हो रही है, और ये भी उतना रेलेवेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली उतना खास डेटा नहीं है, एक स्टडी है, और स्टडी के कुछ कंक्लूजन्स निकाल के दिखाए गए हैं कि बहुत पुराने टाइम से ये जो जीनोम है कोरोना वायरस का, वो रिलेटेड है ह्यूमंस से। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस, व्हाट आर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। बहुत सारे वेरिएंट्स के बारे में बातें की गई हैं यहाँ पे, क्या वेरिएंट्स निकले हैं, किन के बारे में स्टडी की गई है, किन के बारे में हर चीज़ पता लगाया जा चुका है, किन के बारे में बहुत चीज़ें पता नहीं है, कंसर्न की मैटर्स क्या हैं, और क्या क्या हमने उसे सीखा है। तो उसमें अपडेटेड न्यूज़ आएगी, पढ़ लेंगे। फ़िलहाल के हम इसे स्किप करते हैं। और ये सब कोरोना वायरस की न्यूज़ हैं, जो फायर्स हो रही हैं, जो ऑक्सीजन शॉर्टेज है, ये हर रोज़ हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, वेदर वेदर आइस
बहुत सारी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आईसीएमआर के पास बहुत सारा डेटा है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर रहा है। तो द लास्ट जू इन अफ़गानिस्तान, ये भी काफ़ी चर्चा में रह रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस पेज पे जेट फ्यूल की प्राइस बढ़ गई हैं और एसबीआई ने होम लोन इंटरेस्ट घटा दिया है। कॉटन प्रोडक्शन जो है वो तो अफेक्ट हो बहुत ज़्यादा होने वाला है। पावर कंजम्पशंस बढ़ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, यहाँ ये जो है, ये पावर कंजम्पशंस बढ़ गए हैं। पावर कंजम्पशंस पिछले साल के कंपैरिजन में 41% ज़्यादा है इस साल। तो ये शो कर रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिवाइव हो रही हैं। और इंडियाज़ अप्रैल फ्यूल डिमांड, ये भी बढ़ गए हैं, फ्यूल डिमांड बढ़ गया है इंडिया में। तो ये पावर कंजम्पशंस जो है बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कॉटन प्रोडक्शन का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोनों पे इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पेज आ गया है। स्पोर्ट्स में से आप करंट अफेयर्स के लिए स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स में कवर करने लगूँगा मैं जल्दी। आगे बढ़ते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया है। थैंक यू ऑल। आज के अखबार यहीं तक रखते हैं। कोशिश की हमने समझने की। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं।